हाँ जी, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे अपने? राम राम। एक्सेल एक्सेल में अपनों ने लिख लिया था सेल वगैरह के बारे में, ठीक है। अगला इसी में एक और पॉइंट लिखें, फॉर्मूला वार। क्या है? फॉर्मूला वार। कहाँ होता है ये? रिबन के नीचे। इसमें आपको दो पार्ट मिलते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। यहाँ पर डिफॉल्ट रूप से जो वैल्यू मिलती है वो होती है कौन सी? A1। और यहाँ पर ब्लैंक होता है, लेकिन जो भी सेल होगी उसकी वैल्यू आती है। इस पार्ट को हम बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलेंगे? नेम बॉक्स। और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं फॉर्मूला बार। तो एक्चुअल में देखा जाए तो फॉर्मूला बार ये बड़ा वाला पार्ट होता है। नेम बॉक्स में क्या आता है? एक्टिव सेल का सेल एड्रेस। एक्टिव सेल का सेल एड्रेस। और फॉर्मूला बार में एक्टिव सेल का कंटेंट। एक्टिव सेल का कंटेंट। तो ये लिख लीजिए। एक्टिव सेल क्या होती है? जिस पे हम काम कर रहे होते हैं या जिस पर हमारा कर्सर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव सेल। फॉर्मूला बार के नीचे होती है कॉलम हेडिंग। क्या होती है? कॉलम हेडिंग। इसमें कॉलमों को किससे दर्शाते हैं? अल्फाबेट से। A B C D। एक से 26 तक तो जैसे हमारे क्या हो जाएंगे, ए से लेके जेड तक। और 27 से लेकर के और 52 तक डबल ए से लेकर के ए जेड तक। और 53 से लेकर के 78, तो ये हो जाएंगे बी ए से लेकर बी जेड तक। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। आगे और जाओगे तो 79 सी ए से चालू हो जाएगा। ऐसे आप आगे बढ़ना चाहो, सी ए 80, सी बी, तो कितना भी आगे तक आप निकाल सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो बीच में से कभी पूछ ले तो ये पैटर्न भी हमें पता होना चाहिए। लिख लिया? और इसी के लेफ्ट में रो हेडिंग, जिसमें 1 2 3 लिखे होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? रो हेडिंग। तो रो को किस में दर्शाया जाता है? संख्या में, यानी कि 1 2 3 और कहाँ तक?
10,48,576 में दर्शाया जाता है। उसके बाद आ जाती है हमारी सेल, रो व कॉलम के द्वारा एक दूसरे को काटने वाला स्थान या मिलने वाला स्थान क्या कहलाता है? सेल। तो ये तो हम पहले भी लिख चुके हैं कि जहां रो और कॉलम एक दूसरे से मिलते हैं या एक दूसरे को काटते हैं उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? सेल कहते हैं। और सेल में जो हम वैल्यू डालेंगे, कुछ भी लिखेंगे, उसे कहते हैं सेल एंट्री। क्या बोलेंगे? सेल एंट्री। तो एम एस एक्सेल में जो सेल एंट्री है ये 3 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। तो ये इसको जरूर समझ लें। ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, लेवल एंट्री, या इसको बोलते हैं टेक्स्ट एंट्री। तो इसकी जो शुरुआत होगी लेवल एंट्री या टेक्स्ट एंट्री की, इसकी जो शुरुआत है हमेशा अल्फाबेट से होगी। शुरुआत किससे होती है? अल्फाबेट से। और जब भी किसी कंटेंट की, जैसे देखो उदाहरण ले सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो मैंने लिख दिया ABC XYZ या XYZ 1 2 3, लेकिन शुरुआत मैंने किससे की है? अल्फाबेट से, AXX। तो ऐसे कोई भी अल्फाबेटिकल शुरुआत होती है उस एंट्री को हम किस नाम से जानेंगे? लेवल एंट्री, या फिर उसी को क्या बोलेंगे? टेक्स्ट एंट्री। और जब किसी भी सेल में आप अल्फाबेट से शुरुआत करोगे, यानी आप अल्फाबेट एंट्री दोगे, तो उसका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होगा वो हमेशा लेफ्ट होगा। डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होगा? लेफ्ट साइड में। इसका मतलब हुआ कि जो कंटेंट है, मान लीजिए ये आपकी कोई सेल है। सेल तो हम सब समझते हैं, बॉक्स। अब इसमें यदि आप कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू डाल रहे हो, मान लो जैसे मैंने डाल दिया XYZ, तो ये इस सेल के हमेशा लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। और यदि यही आप कोई नंबर डालोगे, अभी दूसरी एंट्री लिखेंगे, तो वो होगी हमारी नंबर एंट्री। तो जब ये नंबर इसके अंदर आप डालते हो तो वो हमेशा कहाँ दिखेगा? राइट साइड में। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि किसी सेल में यदि हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है? तो वो हमेशा लेफ्ट। और यदि हम नंबर डालते हैं तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है? राइट। ठीक है ना? एक बार इतना लिखो फिर दूसरा लिखते हैं। यहां तक तो लिख लिया होगा ना? रो हेडिंग से लिखो, हाँ। ये समझ आ गया ना सबको? क्या? आप कितना भी कर सकते हो, डिफॉल्ट रूप से फिक्स होता है। 8.5 × 11.39। बाकी आप अलग अलग कर सकते हो इसको। लिख लिया? दूसरा है इसी में टाइप नंबर 2, जिसे हम बोलेंगे वैल्यू एंट्री। क्या बोलेंगे? वैल्यू एंट्री या नंबर एंट्री। और इसकी जो शुरुआत होगी वो किससे होगी? नंबर से।
शुरुआत कहां से होगी इसकी? नंबर से। जैसे 1 2 3, 1 2 3.45 कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमेशा इसमें क्या होगा? नंबर होगा। नहीं, इसमें अल्फाबेट नहीं आएंगे। यदि अल्फाबेट आ गए तो वो फिर अल्फाबेटिकली काउंट होती है। हाँ, वो अब बाद आ जाता है और वो फिर इसी में काउंट होता है, लेवल एंट्री में। यदि आप ऐसे कहना चाह रहे हो कि मैं इसको ऐसे लिख दूं सर, 1 2 3 और XYZ, तो हाँ, नहीं, सिर्फ वन डालोगे तब राइट साइड में आएगा, लेकिन वन के साथ यदि आपने कोई भी अल्फाबेट लगा दिया ना, तो फिर ऑटोमेटिक वो लेफ्ट में चला जाएगा। क्योंकि हिंदी में भी नंबर आते हैं, ऐसा भी एक उदाहरण दूंगा कि क्यों माना जाता है। और इसका जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है, वो हमेशा क्या होगा? राइट होगा। और नंबर तीसरे जो प्रकार है इसका, वो है फॉर्मूला एंट्री। क्या है? फॉर्मूला एंट्री। और फॉर्मूला एंट्री की शुरुआत हमेशा इक्वल टू से होती है। इसकी शुरुआत किससे होती है? इक्वल टू से। यानी MS एक्सेल में यदि हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो वो हमेशा किससे शुरू होगा? इक्वल टू से शुरू होगा, और उसी को हम बोल रहे हैं क्या? फॉर्मूला एंट्री। जैसे मान लीजिए हमने लगाया इक्वल टू नाउ, तो किससे लगाएंगे? इक्वल टू से। हो सकता है आप लगाओ इक्वल टू सम, तो ये भी किससे? इक्वल टू से। यानी कोई भी फॉर्मूला आप लगाओ, पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अब बात आती है अलाइनमेंट की। किसकी? अलाइनमेंट की। कि फॉर्मूला एंट्री का जो अलाइनमेंट है वो क्या होगा? तो वो निर्भर करता है इस फॉर्मूले के परिणाम पर। किस पर? परिणाम पर। क्योंकि कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जिनका परिणाम टेक्स्ट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट, तो उनका लेफ्ट होगा। कुछ फॉर्मूले ऐसे होंगे जैसे सम वगैरह, तो इनका नंबर होगा, वैल्यू होगी, तो उसका अलाइनमेंट क्या होगा? राइट होगा। ध्यान रहे, यदि आउटपुट में टेक्स्ट है तो लेफ्ट, आउटपुट में नंबर है तो राइट। और कुछ फॉर्मूले ऐसे भी आएंगे जो लॉजिकल फॉर्मूले होते हैं हमारे, जैसे इफ हुआ, नॉट हुआ, और एंड, ये गेट टाइप के, लॉजिकल गेट के, जिनका परिणाम हमेशा या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। यानी वो ना तो कोई वैल्यू देते हैं, ना कोई टेक्स्ट देते हैं, वो सिर्फ किस में देते हैं रिजल्ट? ट्रू और फॉल्स में, कंडीशनल। तो उनका हमेशा जो अलाइनमेंट है वो सेंटर होता है। क्या होता है? सेंटर। तो अभी तो यहां पर एक बार ये लिखो कि जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर्मूला के, फॉर्मूला के परिणाम पर निर्भर करता है। किस पर? परिणाम पर निर्भर करता है। इतना लिखो, फिर उदाहरण देखते हैं कैसे परिणाम आते हैं। यानी एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है फॉर्मूला। यानी यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन या तो आपसे नॉर्मल पूछ लेगा, ये रो कॉलम सेल, नहीं तो दूसरा जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाता है वो फॉर्मूले का पूछा जाता है। और हर पारी में आपसे एक फॉर्मूला तो 100% पूछेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, एक्सेल में हजारों फॉर्मूले हैं, और जनरली क्या होता है, 40-50 फॉर्मूले होते हैं जो रेगुलर हर किसी के यूज में आने वाले होते हैं। तो वो 40-50 आप सीख के जाओ, उनमें से एक फॉर्मूला आपको याद, छोटे छोटे से हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़े हैं, पर 40-50 तो याद करने पड़ेंगे। यानी जब हम फॉर्मूले पढ़ेंगे तब आपको ये लगेगा अब हम कंप्यूटर नहीं, अब हम मैथ या रीजनिंग ही कुछ पढ़ रहे हैं।
लिख लिया? क्या हुआ? तुम कल दोनों कल वैसे लड़ रहे थे हैं कि सर इसको पीट दूं, वही हो ना? वो मारा तो ये जिंदा कैसे बच गया? सुधरना है पहले। ये लिख लिया क्या? आगे देखो, एक छोटी सी परिभाषा और आगे बढ़ने से, इसके उदाहरण लेने से पहले, यानी इसको एग्जाम्पल लेंगे हम, उससे पहले एक छोटी सी परिभाषा। सेल रेंज क्या है? सेल रेंज किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सेलों को दर्शाने के लिए, दो या दो से अधिक सेल को दर्शाने के लिए उपयोग में लिए गए सेल एड्रेस जिसमें फर्स्ट सेल और लास्ट सेल के सेल एड्रेस के बीच कॉलन का उपयोग किया जाता है। एक तो होता है कॉलम और एक होता है कॉलन, ये अनुपात वाला चिन्ह, ठीक है, का उपयोग किया जाता है। जैसे देखो, मान लीजिए हम एक टेबल बनाते हैं छोटी सी, ये हमारी क्या है, कोई टेबल है, इसमें ये हमारा ए बी सी डी, ये तो क्या है, कॉलम, और ये हमारी 1 2 3 4 रो। अब मैं कहता हूं इस पूरी टेबल की सेलों को मुझे एक साथ किसी फॉर्मूले में यूज करना है, पूरी टेबल की, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? सेल रेंज। तो सेल रेंज में हम क्या करते हैं कि इसकी पहली सेल, तो पहली सेल कौन सी है? ये वाली। और इसकी लास्ट सेल कौन सी है? ये वाली। तो पहली सेल का सेल एड्रेस क्या कहलाएगा? A1। और लास्ट वाली सेल का सेल एड्रेस D4। तो अब इससे मैं रेंज लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? सेल रेंज A1 से लेकर D4, यानी पहली सेल और आखिरी सेल के बीच में क्या लगा दिया? अनुपात वाला चिन्ह। यही लिखा है ना हमने, देखो, सेल एड्रेस जिसमें फर्स्ट सेल और लास्ट सेल के सेल एड्रेस के बीच किसका उपयोग कर रहे हैं? कॉलन का उपयोग करते हैं। तो इसको हमने एक साथ क्या बोल दिया? रेंज। इसे क्या बोला है? रेंज। कोई भी सेल एरिया हो सकता है आपका, मान लीजिए बीच में से पूछ लें आपसे। अब देखो, जैसे मैं कहता हूं आपको ये 6 सेल हैं, ये 6 सेल हैं, अब इनको एक साथ दर्शाना है कहीं पर, तो कैसे दर्शाओगे? B2, यानी इसकी पहली सेल होगी B2 और इसकी आखिरी सेल होगी D3। तो इसके लिए जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी? B2 से लेकर के D3। आइए, नहीं आई बात समझ में सबको? चलिए, तो एक बार इतना उतारिए, क्योंकि अब हर फॉर्मूले में हम कहीं ना कहीं ऐसे रेंज लिखेंगे, तो आपको पता होनी चाहिए कि हम सेल रेंज कैसे लिखते हैं। और बीच में ध्यान रहे, सेल रेंज की बात होती है तो हमेशा कॉलन का ही चिन्ह उपयोग में लिया जाता है और कोई उपयोग में नहीं आता है।
सेल एड्रेस और सेल रेंज में अंतर सबको पता होना चाहिए, नहीं तो आगे इतने फॉर्मूले पढ़ेंगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। तो कहीं भी डाउट बच गया हो तो पहले ही पूछ लेना, क्योंकि हर जगह फॉर्मूले में कहीं ना कहीं वैल्यू सीधे सेल एड्रेस या सेल रेंज लगी हुई मिलेगी आपको। तो बाद में दिक्कत आए इससे अच्छा है आप पहले ही पूछते हुए चलें। लिख लिया? अब हम फॉर्मूला एंट्री के लिए जो कुछ छोड़े थे क्वेश्चन, उसके लिए, क्योंकि ये इसीलिए बताया गया है, अब आपको समझना है फॉर्मूला एंट्री के लिए कुछ क्वेश्चंस, उदाहरण सबके लिए समझ लें, तीनों एंट्रीज के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित फंक्शन के परिणाम का अलाइनमेंट क्या होगा? अब देखो, पहले तो फंक्शन का परिणाम निकालना सीखना पड़ेगा भाई। जब तक परिणाम ही निकालना नहीं सीखेंगे तो अलाइनमेंट तो कहाँ से बता पाएंगे, सही है ना? तो हर फंक्शन का पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, परिणाम कैसे निकालते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि उसका अलाइनमेंट क्या हो सकता है। यानी दो ही क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। या तो हो सकता है यही ना पूछे, इतना ही पूछ लेगा आगे चल के कि निम्नलिखित फंक्शन का परिणाम क्या होगा, तब तो जो वैल्यू है वो आंसर हो जाएगी हमारी। और फिर पूछ लिया अंदर जाके कि परिणाम का अलाइनमेंट, तो और ज्यादा डीप में हो गया। ठीक है ना? दोनों ही क्वेश्चन है ये, तो हम दोनों तरीके से देखेंगे। इक्वल टू लेफ्ट डेली प्लेस फाइव, आंसर बताइए। और एक कोशिश ये भी करनी है कि ये जो फंक्शन है वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कैपिटल में लिखने, क्योंकि कंप्यूटर ऑटोमेटिक कैपिटल कर देता है, आप छोटे में लिखोगे तो भी। तो हमें भी कोशिश करनी है कैपिटल में लिखें, बाई चांस छोटे में भी लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट ब्रैकेट में क्या है, दिल्ली प्लेस और 5। तो अब पहले तो कि इसका परिणाम क्या होगा ये समझ में आना चाहिए। तो देखो बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट यानी क्या होता है, लेफ्ट यानी दाया, बाया सॉरी, बाया बाई ओर से, ठीक है ना? दिल्ली पुलिस के, दिल्ली पुलिस के कितने अक्षर, 5 अक्षर। तो इस शब्द के लेफ्ट साइड से 5 अक्षर कौन से हैं, वो ही इसका परिणाम है। तो क्या है वो, दिल्ली। तो परिणाम क्या हो गया, दिल्ली। तो ये भी आसान है कि नहीं, बहुत सिंपल है। यदि राइट होता है इसकी जगह तो राइट साइड से, सही है ना? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब हमें देखना है कि जो दिल्ली है ये वहां से लेवल एंट्री है, नंबर एंट्री है, या फॉर्मूला एंट्री है, लेवल एंट्री। और लेवल एंट्री का अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट। तो इसका भी अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट। क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट। आई या नहीं आई समझ में? दोबारा देखें, ये हमें क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है ना?
ये फॉर्मूला हमें किसमें मिलेगा? पहले हमें इसका परिणाम ढूंढना पड़ेगा। तो परिणाम कैसे ढूंढा कि लेफ्ट लिखा था तो हम देखेंगे कि लेफ्ट साइड से दिल्ली पुलिस के 5 अक्षर, लेफ्ट साइड से दिल्ली पुलिस के 5 अक्षर जो कि क्या है, और दिल्ली है, ये कैसी एंट्री है फिर? लेवल एंट्री या टेक्स्ट एंट्री, तो उसका अलाइनमेंट क्या होता है? लेफ्ट। तो इसका आंसर क्या हो गया? लेफ्ट अलाइनमेंट। एकदम सिंपल है। दूसरा देखो, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूं, क्वेश्चन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक और, ये तो एक क्वेश्चन। अब दूसरा देखो, इक्वल टू मोड तेरह और 5। अब बताओ इस फॉर्मूले का यानी फंक्शन का अलाइनमेंट क्या होगा? परिणाम का अलाइनमेंट क्या होगा? राइट। क्यों? संख्या है, बिल्कुल। और प्राप्त भी क्या होगी? संख्या। ये हमारे काम आता है, आगे हम पढ़ेंगे शेषफल के लिए। किसके लिए यूज होता है ये? शेषफल के लिए। मोड फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है? शेषफल के लिए। ठीक है ना? तो शेषफल का मतलब कि 13 में यदि आप 5 का भाग देते हो तो शेषफल कितना बचेगा? 3। 13 में यदि हम 5 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है? और 3 जो है एक कैसी वैल्यू है? नंबर वैल्यू। तो नंबर का जो अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है? राइट अलाइनमेंट। चलो ये भी ठीक है, मतलब यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये सिंपल लेफ्ट हो गया और ये सिंपल राइट हो गया। चलिए एक और लेते हैं। नंबर 3, इक्वल टू सम 2 4 और एवरेज 3 5। अब बताओ, इसका काम है दो शब्दों को मिलाना, दो अक्षरों को मिलाना, सिर्फ मिलाने का काम करता है ये। जोड़ना गुणा भाग कुछ नहीं, सिर्फ मिला देगा। जैसे राम और श्याम है तो मिला के क्या कर देगा? राम श्याम। राइट साइड। अब यहां हम गलत हो जाते हैं। ये अपवाद की जो मैं बात कर रहा था, कुछ ऐसे अपवाद हैं। देखो कैसे। सबसे पहले तो सम देखेंगे। सम यानी जोड़ना, सही है ना? तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ दो। तो इससे तो हमें, इस वाले फॉर्मूले से तो हमें परिणाम प्राप्त हुआ क्या? 6। बीच में इस चिन्ह को एज इट इज लिखो, कुछ मत छेड़ो अभी इसको। फिर दूसरे फॉर्मूले को क्या है? एवरेज यानी औसत। तो इन दोनों का औसत क्या होगा? 4। औसत क्या होगा इनका? 4। यानी इस फॉर्मूले से हमें जो परिणाम मिलेगा वो क्या मिलेगा? 4। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या काम करता है? मिलाने का। किसका काम कर रहा है ये? मिलाने का काम कर रहा है, मिलाना। मिलाएगा तो ये मिला के क्या हो जाएंगे? 6 और 4। मैंने कब कहा जोड़ रहे हैं? मैंने कहा राम और श्याम, राम श्याम 64। क्या होगा? 64। मिलाना ये होता है। मैं यहां लिख देता जोड़ना, तब आप बोलते 10। ठीक है ना? मिलाने का मतलब था जैसे थे वैसे, यानी जो 1 और 1 11 होना, वो मुहावरा यहां सही होता है। तो मैथ में ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है कि 6 और 4 को 64 कर दे और 1 और 1 को 11 कर दे, है क्या? तो जब मैथमेटिकल ऑपरेशन ही नहीं हो रहा, मैथ का कोई जोड़ गुणा भाग ही नहीं हो रहा, तो हम इसको मैथ फंक्शन या नंबर फंक्शन नहीं मान सकते। ठीक है ना? और दूसरा, हम जब आगे पढ़ेंगे तो ये जो फंक्शन है इसको कहा जाता है कॉनकेटेनेट। क्या बोलते हैं इसको? कॉनकेटेनेट, जो कि खुद एक ऐसा फंक्शन है
टेक्स्ट फंक्शन। कैसा? टेक्स्ट फंक्शन। यानी ये जो परिणाम देगा वो हमेशा किस में काउंट होगा? टेक्स्ट में। और टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है फिर वो क्या होता है? लेफ्ट। तो इस 64 का अलाइनमेंट देखो, देखने में नंबर जैसा है लेकिन अलाइनमेंट क्या है? लेफ्ट अलाइनमेंट है। तो ऐसे भी कुछ एक अपवाद मिलेंगे। समझ गए कि नहीं? यदि बीच में ये चिन्ह गुणा का होता, जोड़ का होता, भाग का होता, तब ये अपने आप राइट हो जाता। सिर्फ बैठी नहीं बैठी दिमाग में? ये सिर्फ इस चिन्ह की वजह से इसको क्या माना गया है? टेक्स्ट। और इसी वजह से इसका अलाइनमेंट क्या होगा? लेफ्ट। बैठ गई? तो अब लिख लीजिए। और भी हैं बहुत सारे, पढ़ेंगे आगे जब सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे तब। एक बार इतना लिखें। और इसी फॉर्मूले में अब हम एक चिन्ह बदल के भी देखेंगे, ठीक है? अब इसी को मैं ऐसे लिख दूं, देखो। नंबर 4 इक्वल टू सम 2 और 4 और लेस देन एवरेज 3 और 5। अब मैंने चिन्ह किसका लगा दिया? लेस देन वाला। तो अब क्या होगा परिणाम बताओ? पहले तो परिणाम बताओ, फिर उस परिणाम का अलाइनमेंट बताओ। अब 64 कैसे हो गया भाई? कुछ नहीं बदला है, देखो 6 एज इट इज रहेगा, बीच में ये चिन्ह रहेगा और इधर 4 रहेगा। सही है? अब ये कहता है कि 6 छोटा है 4 से। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सही या गलत? कोई वैल्यू तो आ ही नहीं सकती। तो ये है गलत। गलत का मतलब फॉल्स। सही होता तो ट्रू। यानी इसका जो परिणाम मिलेगा वो किस में मिलेगा? या तो ट्रू में या फॉल्स में। अब तुम डिसाइड करो ये सही है या गलत है। गलत है तो परिणाम क्या हो गया? फॉल्स। और जब भी परिणाम ऐसे ट्रू या फॉल्स में मिले तो हमेशा अलाइनमेंट क्या होगा? सेंटर। तो ऐसे भी लिख लो। ये चिन्ह तो सबको पता है ना, छोटा बड़ा बराबर। दो चिन्ह और है, ऊंचो और नीचो। लिख लिया? चलिए अब एक बार इनको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल और दिखा दें, है ना, कि इनको लगाते कैसे हैं। देखो कोई भी सेल ले लो, कोई सी भी सेल, और उसमें आप टाइप करने लग जाओ। मैंने कहा यहाँ टाइप कर लो या यहाँ टाइप कर लो, एक ही बात है, ठीक है ना? फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू से। किससे? इक्वल टू से। फिर हमने लिख दिया सम। क्या लिख दिया? सम। वैल्यू भी वही दे दी, चलो 2। और कौन सी ली थी? 4। 4। उसके बाद चिन्ह हमने लगाया एंड। फिर फॉर्मूला लगाया एवरेज। फिर वैल्यू ली हमने कौन सी? 3 और 5। यही लगाया था क्या? चलिए एंटर मार दो और बड़ा कर लो, तब अब पता चल जाएगा। दिखा देंगे अभी लो। ये लो, अब दिख गया।
किस साइड में है? लेफ्ट साइड में, सही है। अब मान लीजिए हम इस चिन्ह को चेंज करते हैं। एंड की जगह पर हम लगा रहे हैं कौन सा? लेस देन। ये चिन्ह इसमें नहीं लग रहा है। ये तो इसमें लेफ्ट राइट जाने का हो रहा है, कीबोर्ड से लगेगा। चलो कोई दूसरा लगा लेते हैं, कोई बात नहीं। इक्वल टू लगा देते हैं, भाई कंपैरिजन ही तो करना है। यहां भी बीच में क्या लगा दिया? इक्वल टू। बताओ परिणाम, पहले तुम बताओ क्या मिलना चाहिए? क्या मिलेगा? फॉल्स, क्योंकि 6 बराबर 4 जो कि संभव नहीं है, तो एंटर मार दो। फॉल्स। सेंटर अलाइनमेंट, कौन सा अलाइनमेंट है? सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है ना। अब और चिन्ह बदलते हैं। अब हम कर देते हैं प्लस या इनटू, कुछ भी, इनटू कर दिया, ठीक है। स्टार का मतलब गुणा। तो अब क्या मिलेगा परिणाम? अब राइट, 6 चौके 24, और अलाइनमेंट राइट। तो ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आसान है, कर लोगे। चलिए बाकी पढ़ेंगे कल।